नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में। मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। बुलेटिन में शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करेंगे। दिल्ली से गुरुग्राम शिफ्ट हो गई है प्रियंका गांधी। पति रॉबर्ट वाड्रा के साथ गुरुग्राम पहुंची प्रियंका गांधी। गुरुग्राम के डीएलएफ गोल्फ कोर्स में नया आशियाना है अब इनका, और दिल्ली के सरकारी बंगले को प्रियंका ने खाली कर दिया है। गुरुग्राम में अपने फ्लैट में शिफ्ट हो गई है प्रियंका गांधी। आज की बड़ी खबर ये कि दिल्ली से गुरुग्राम अब शिफ्ट हो गई है। पिछले कई दिनों से बेंगलुरु खाली करने की कवायद चल रही थी, सरकारी बंगला था उसे खाली करने की कवायद चल रही थी। इसी बीच अब प्रियंका गांधी जो है गुरुग्राम में शिफ्ट हो गई है, साइबर सिटी में शिफ्ट हो गई है। पति रॉबर्ट वाड्रा के साथ गुरुग्राम पहुंच चुकी हैं। गुरुग्राम के डीएलएफ गोल्फ कोर्स में अब इनका नया आशियाना है। दिल्ली के सरकारी बंगले को खाली कर दिया गया है, जिस पर पिछले कई दिनों से सियासत भी चल रही थी। गुरुग्राम में अपने फ्लैट में अब प्रियंका गांधी शिफ्ट हो चुकी है। और चलिए अब आपको हरियाणा का कोरोना अपडेट देते हैं। हरियाणा में 30,000 तक कोरोना के केस पहुंच चुके हैं। 24 घंटे में 800 नए केस सामने आए हैं। 4 लोगों की मौत हो गई है। गुरुग्राम, फरीदाबाद, हिसार, मेवात में एक मरीज ने कोरोना की वजह से दम तोड़ दिया है। हरियाणा में अब तक कुल 382 लोगों की मौत हो चुकी है कोरोना की वजह से। फरीदाबाद में सबसे ज्यादा 203 नए मामले सामने आए हैं। गुरुग्राम में 127, सोनीपत में 65 नए मरीज पाए गए हैं। इसके साथ ही रेवाड़ी में 59 मामले सामने आए हैं। अंबाला में 55, करनाल में 30 केस सामने आए हैं कोरोना के। पानीपत, रोहतक में 35 केस सामने आए हैं। कुरुक्षेत्र की अगर बात की जाए तो धर्मनगरी है, लेकिन यहां पर भी कोरोना का कहर लगातार बरप रहा है। 25 नए केस सामने आए। झज्जर, यमुनानगर में भी 20 नए केस मिले हैं। महेंद्रगढ़ में 24 केस मिले हैं। पंचकुला की अगर बात की जाए तो एक बार कोविड फ्री की तरफ पंचकुला बढ़ रहा था, लेकिन अब 21 केस यहाँ से भी सामने आए हैं। फतेहाबाद में 17 और पलवल में 15 केस सामने आए हैं। बड़ी बात यह है कि 24 घंटे में 800 नए केस मिले हैं। इसके साथ ही चार लोगों ने दम तोड़ दिया है कोरोना की वजह से। हरियाणा में 30,000 तक कोरोना के केस पहुंच चुके हैं। और अब पंजाब का कोरोना अपडेट आपको देते हैं। पंजाब में 24 घंटे में करीब 400 केस सामने आए हैं और 4 की मौत हो गई। आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से लगातार पंजाब में 400 के करीब ही मामले आ रहे हैं। इस बीच आज एक बार फिर 24 घंटे में 400 नए केस दर्ज किए गए हैं और अब तक 12,200 केस हो चुके हैं। 284 की जान चली गई है कोरोना की वजह से। लुधियाना में 105 नए मरीज मिले हैं। इसके साथ ही एक की मौत भी हो गई है। जालंधर की अगर बात की जाए तो 57, अमृतसर में 49 मामले सामने हैं। होशियारपुर में 43, बीएसएफ जवानों सहित 51 मरीज कोरोना के मिले हैं। मोगा में 23 और फाजिल्का में 21 नए मरीज कोरोना के पाए गए हैं। इसके साथ ही फिरोजपुर में 17, बरनाला में 9 मरीज कोरोना के मिले हैं। संगरूर और पठानकोट में एक मरीज की कोरोना की वजह से मौत हो गई है। गुरदासपुर की अगर बात की जाए तो गुरदासपुर में भी कोरोना से एक मरीज ने दम तोड़ दिया है। पंजाब में अभी भी 17 मरीजों की हालत नाजुक बनी हुई है, लेकिन बड़ी बात यह है कि लगातार आंकड़ों में इजाफा होता जा रहा है। पिछले कई दिनों से 24 घंटे में 400 के करीब केस सामने आ रहे हैं और आज एक बार फिर 24 घंटे में 400 नए केस दर्ज किए गए हैं। इसके साथ ही 4 लोगों की मौत हो गई है और अब करीब 12,200 केस यहां पर हो चुके हैं। 284 की अब तक कोरोना की वजह से मौत हो गई और सबसे ज्यादा जो कहर बरप रहा है वो लुधियाना में ही कोरोना के मामले सामने आते जा रहे हैं। और कोरोना काल में आज कैप्टन का डिजिटल संवाद होगा। 12वीं बार पंजाब के लोगों से ऑनलाइन संवाद करेंगे पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह। शाम के 7 बजे लोगों से मुखातिब होंगे। लोगों को जो है कई मसलों पर उनके साथ संवाद करेंगे, बातचीत करेंगे। पंजाब के ताजा हालातों पर भी लोगों से बातचीत होगी। लोगों के सवालों के जवाब इस संवाद में सीएम की तरफ से दिए जाते हैं और आज एक बार फिर सीएम की तरफ से संवाद होगा। पंजाब के लोगों से बातचीत होगी। डिजिटल संवाद नाम इसे दिया गया है। 12वीं बार पंजाब के लोगों के साथ सीएम ऑनलाइन जुड़ेंगे और ऑनलाइन तरीके से ही पंजाब के लोगों से बातचीत करेंगे, ताजा हालातों पर चर्चा करेंगे, लोगों के सवालों के जवाब देंगे। और अगर आपको भी सीएम के साथ जुड़ना है तो आज शाम 7 बजे आप
सीएम से अपने सवाल पूछ सकते हैं। और खबर हिमाचल से है। नाहन और ददाहू में 2 दिनों का लॉकडाउन कर दिया गया है। कोरोना खतरे के बीच आज और कल लॉकडाउन किया गया है। सोलन और सिरमौर के डीसी के साथ सीएम ने बातचीत की है। लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की बात भी कही है। नाहन शहर के गोविंदगढ़ मोहल्ले में तेजी के साथ आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, हालात खराब होते जा रहे हैं क्योंकि लगातार यहां से आंकड़े सामने आ रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक दूध की सप्लाई होगी। तो बड़ी खबर आपको हिमाचल से बता रहे हैं, जहां पर एक बार फिर से लॉकडाउन किया गया है, लेकिन ये लॉकडाउन जो है नाहन और ददाहू में किया गया है। 2 दिनों का लॉकडाउन किया गया है। कोरोना के खतरे से बचने के लिए ये अहम कदम उठाए गए हैं क्योंकि लगातार यहां से आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं और इसी के मद्देनजर यहां पर 2 दिन का लॉकडाउन किया गया है। किस तरह से हो सकता है, लेकिन ये एरिया जहां जहां से वो पॉजिटिव केस निकले हैं वो एरिया तो पूरा कवर करना चाहिए कंटेनमेंट जोन में। और उसमें जैसे सीएस कह रहे थे बीच में वो कनेक्शन टूट गया था, दोबारा जुड़ गए। तो जो इनने एक बात कही कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट तो ये है कि जो बफर जोन और कंटेनमेंट जोन उसका कॉन्सेप्ट में यही है कि हमको उसमें जो है बहुत जो है वो एसीएफ जो है, एक तरह का एसीएफ जो है वो करना है उसमें, ताकि एक भी आदमी रह गया तो हमारी मेहनत का कोई मतलब नहीं है। तो बड़ी खबर हमने आपको बताई कि 2 जगह लॉकडाउन कर दिया गया है, नाहन और ददाहू में। इसके साथ ही हिमाचल में तेजी के साथ कोरोना का ग्राफ भी बढ़ता जा रहा है। लगातार दूसरे दिन 100 से ज्यादा केस दर्ज किए गए हैं। सोलन की अगर बात की जाए तो सोलन में भी आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 38 केस यहां से भी सामने आए हैं और मंडी में 16 नए केस दर्ज किए गए हैं। हिमाचल में अब तक कोरोना के 1954 मामले हो चुके हैं और 1145 मरीज ठीक भी हो चुके हैं। 781 अभी जो हिमाचल में एक्टिव केस है, लेकिन बड़ी बात यह है कि बड़ी संख्या में लोगों ने कोरोना को मात जरूर दी है, लेकिन इस वक्त जो हालात है वो ये है कि लगातार तेजी के साथ आंकड़े हिमाचल में भी बढ़ते जा रहे हैं। लगातार दूसरे दिन 100 से ज्यादा केस सामने आए हैं। सोलन में 38 और मंडी में 16 केस दर्ज किए गए और हिमाचल में अब तक कोरोना के 1954 मामले हो चुके हैं। यहाँ यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 2000 के आंकड़े को बस हिमाचल छूने ही वाला है। और एक और बड़ी खबर, कंगना के वकील के जरिए मुंबई पुलिस को भेजा गया है जवाब। सुशांत केस में पूछताछ के लिए तैयार है कंगना रनौत। कोरोना के चलते नहीं की जा सकती पूछताछ, बांद्रा पुलिस स्टेशन मनाली में पूछताछ कर सकती है पुलिस। कंगना रनौत किसी भी अधिकारी को भेज सकते हैं मनाली। कंगना रनौत की तरफ से ये कहा गया है। मुंबई पुलिस ने कंगना रनौत को समन भेजा था। फिलहाल अपने घर मनाली में ही है कंगना। तो बड़ी बात यह है कि सुशांत सिंह राजपूत के मसले पर लगातार कंगना की तरफ से ऑनलाइन सोशल मीडिया के जरिए लगातार अपनी बात कंगना रख रही थी और इसी मसले पर जो है अब मुंबई पुलिस ने कंगना को समन भेजा था जब पूछताछ की बात कही थी और अब कंगना ने भी हामी भरी है पूछताछ के लिए। कंगना ने वकील के जरिए मुंबई पुलिस को अपना जवाब भेजा है। सुशांत केस में पूछताछ के लिए कंगना रनौत ने ये कहा है कि वो पूरी तरह से तैयार है। कोरोना के चलते नहीं की जा सकती बांद्रा पुलिस स्टेशन में पूछताछ, मनाली में पूछताछ कर सकती है पुलिस। सचिन शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सचिन, आपसे ये जानना चाहूंगी कि कंगना तैयार है, लेकिन अभी अगर देखा जाए तो किस तरीके से वहां पर तैयारी की जा रही है और पुलिस का अगला एक्शन क्या देखा जा रहा है वहां पर? जी हाँ कुसुम, देखिए जिस तरह अभी जो बीते दिनों जिस तरह जो सुशांत आत्महत्या जो मामला सामने आया तो उसमें जिस तरह कंगना रनौत सामने आई थी, तो अब जो है मुंबई पुलिस जो है वो कंगना रनौत से भी इस बारे में पूछताछ जो करने जा रही है, क्योंकि इसको लेकर कुछ दिन पहले जो एक समन भी जारी किया गया था जिसमें एक उनके ट्विटर हैंडल पर ये जानकारी दी गई थी कि उन्हें जो है अभी तक वो समन प्राप्त नहीं हो पाया। लेकिन अब जिस तरह बीते कल जो है उनके वकील के द्वारा ये जवाब आया है कि कंगना जो है अब जो इस मामले को लेकर जो पूछताछ को लेकर जो है बिल्कुल तैयार है और वो पुलिस को पूरा सहयोग करेगी। तो इसको लेकर जो है उनकी तरफ से एक जवाब
ये भी कहा गया था कि जो भी पुलिस के जो क्वेश्चन होंगे वो उन्हें ईमेल के जरिए भेज दें, तो उसका बाद जवाब देने के लिए तैयार है, या फिर जो भी पुलिस का अधिकारी है वो उसे मनाली भेज सकते हैं और उनके घर पर आकर जो उनसे पूछताछ की जा सकती है। कंगना का ये भी कहना साफ है, क्योंकि मैं बता दूं कि कंगना जो है बीते मार्च महीने से जो है मनाली में ही अपने घर पर है। जब से जो है लॉकडाउन देश भर में हुआ था तब से जो है कंगना मनाली अपने घर में है। तो ऐसे में अब जो है मुंबई पुलिस जो है उनके मनाली घर में आने वाली है और यहाँ पर आकर जो है पूछताछ यहाँ पर कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है कंगना की तरफ से ये भी जवाब कहा गया कि यदि पॉसिबल हुआ तो वो वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से भी जो है पुलिस के जो सवाल होंगे उनके जवाब देने के लिए यहाँ पर जो है बिल्कुल तैयार है। जी कुसुम। जी सचिन, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो कंगना की तरफ से ये कहा गया है अब कि वो जांच में पूरी तरह से सहयोग के लिए तैयार है, किसी भी तरीके से हो वो सहयोग करेगी। सुशांत सिंह राजपूत के केस में पिछले कई दिनों से पुलिस लगातार कई लोगों से पूछताछ कर चुकी है। पिछले कई दिनों से कई बड़ी हस्तियों से पूछताछ हुई है और अब इसी मसले पर कंगना से भी पूछताछ की जाएगी। कई सवालों के जवाब कंगना की तरफ से भेज भी दिए गए। इसके साथ ये भी कहा गया है कि आगे जो भी सवालों के जवाब पुलिस की तरफ से पूछे जाएंगे उनका वो पूरा सहयोग करेगी, जवाब देगी। और खबर हरियाणा से है। आरटीआई में एक रजिस्ट्री घोटाले का पर्दाफाश किया गया है। गुरुग्राम में लॉकडाउन के दौरान रजिस्ट्री घोटाला हुआ है। अवैध रूप से की गई है 1200 रजिस्ट्रियां, जिसमें बिना किसी एनओसी के ये सभी रजिस्ट्रियां की गई है। पहले भी जताया गया था रजिस्ट्री घोटाले का शक। हरियाणा में 17 अगस्त तक रजिस्ट्री पर रोक लगाई गई है, लेकिन इस बीच बड़ी बातें निकलकर सामने आई है कि अब जो है आरटीआई के जरिए रजिस्ट्री घोटाले का पर्दाफाश किया गया है। गुरुग्राम में लॉकडाउन के दौरान रजिस्ट्री घोटाला हुआ है। आपको बता दें कि हरियाणा में 17 अगस्त तक रजिस्ट्री पर रोक लगाई गई है, लेकिन इस बीच आरटीआई के जरिए पूरे घपलेबाजी का खुलासा किया गया है, जिसमें अवैध रूप से 1200 रजिस्ट्रियां की गई है। बिना किसी एनओसी की ये सारी रजिस्ट्रियां कर दी गई है। पहले भी इसमें घोटाले का शक जताया गया था, लेकिन अब आरटीआई के जरिए इसमें बड़ा खुलासा किया गया है। में जो अवैध कॉलोनियों का बहुत बड़ा जाल फंसा हुआ है और चारों तरफ छत्ते की तरफ फैल रही है, इनमें रजिस्ट्रियां गवर्नमेंट की तरफ से बंद है। सेक्शन 7 कंट्रोल एरिया में जो भी रजिस्ट्री होगी वो पहले डीटीपी प्लानिंग से एनओसी लेंगे और उसके बाद में रजिस्ट्री होगी, जो कि रिहायशी प्लॉट की नहीं हो सकती, केवल एग्रीकल्चर लैंड की हो सकती है। लेकिन अभी लॉकडाउन का फायदा उठाते हुए तहसीलदारों ने लगभग 1200 रजिस्ट्रियां ऐसी कर दी जो जिन पर एनओसी लेना जरूरी था और जो बिना एनओसी की ही रजिस्ट्रियां कर दी। इनमें प्रत्येक रजिस्ट्री के लिए लगभग 1 से 2 लाख रुपए के बीच में रिश्वत ली गई है। इसकी शिकायतें बहुत दिन से कर रहे हैं, कई लेवल पे की गई, डीसी साहब को की गई, चीफ सेक्रेटरी साहब को भी भेजी गई, फाइनेंस कमिश्नर साहब को भी भेजी गई। उसके इंक्वायरी भी ऑर्डर हो गई थी, उसके बावजूद भी रजिस्ट्रियां नहीं रुक रही थी। अभी गवर्नमेंट ने 17 अगस्त तक बिल्कुल ही रजिस्ट्रियों को बैन कर दिया है। इसको देखते हुए देखिए, रजिस्ट्रेशंस जहाँ पे एनओसी फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर डीटीपी से जो मैंडेटरी थी, ऐसे कुछ केसेस सामने आए हैं जो सब रजिस्ट्रार्स ने विदाउट मैंडेटरी एनओसी ऐसी रजिस्ट्रीज की हैं। तो ऐसे केसेस में कंसर्न को पुलअप किया गया, शोकॉज किया है। प्लस इस पूरे एस्पेक्ट के लिए जो सिस्टमिक इम्प्रूवमेंट्स राज्य सरकार प्लान कर रहे हैं, तो अंटिल दैट फॉर फर्दर नोटिस रजिस्ट्रेशंस आर ऑन होल्ड। तो आरटीआई के जरिए रजिस्ट्री घोटाले का खुलासा जरूर हुआ है, लेकिन सीएम ने रजिस्ट्री घोटाले से इनकार कर दिया गया है। कांग्रेस के आरोपों पर सीएम ने यह कहा है कि जिन्होंने घोटाले किए हैं उन्हें ही ये नजर आएगा। सीएम ने शायराना अंदाज में तंज भी कसा है, पलटवार किया है कि जिनके घर शीशे के होते हैं उन्हें दूसरों के घरों में पत्थर नहीं मारने चाहिए। तो रजिस्ट्री घोटाले का पर्दाफाश हरियाणा में हुआ है आरटीआई के जरिए, लेकिन सीएम मनोहर लाल ने किसी भी तरह के रजिस्ट्री घोटाले से इनकार कर दिया है और कांग्रेस के आरोपों पर जवाब देते हुए उन्होंने ये कहा है कि जिन्होंने घोटाला किया है उन्हें ही ये नजर आएगा। इसके साथ ही शायराना अंदाज में ये भी कहा है सीएम की तरफ से कि जिनके घर शीशे के होते हैं उन्हें दूसरों के घरों में पत्थर नहीं मारने चाहिए। जिन लोगों ने इतने घोटाले आज तक किए उनको हर बात में घोटाला नजर आता है। हम कोई व्यवस्था में नई चीज लेकर के आए उसको भी घोटाला नजर आता है। वास्तव में देखिए, ई रजिस्ट्रेशन का कार्यक्रम हमारा पिछले लगातार 5 साल चला है। उसमें कई डिपार्टमेंट्स को रजिस्ट्रेशन के इस काम में सारे अपने सिस्टम को कोऑर्डिनेट करना होता है और उसको एक दूसरे के साथ मिला करके चलाना होता है।
उसमें अर्बन लोकल बॉडीज डिपार्टमेंट है, टाउन काउंटी प्लानिंग डिपार्टमेंट है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, रूरल डेवलपमेंट है, उसमें कोर्ट्स की लिटिगेशन की इश्यूज भी होते हैं। ऐसे सब कार्यक्रमों को सॉफ्टवेयर को मिलाने के लिए उनको कम से कम 10 दिन का समय चाहिए, तो इसलिए उस सारे को कोऑर्डिनेट करने के लिए ये समय दिया गया है, इन रजिस्ट्रियों को रोक करके और एक सॉफ्टवेयर बना करके। इसके साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक बार फिर से बड़ौदा उपचुनाव में जीत का दावा किया है। रोहतक में पत्रकारों से बातचीत में सीएम ने यह कहा है कि ये चुनाव कांग्रेस पार्टी के लिए चुनौती है, लेकिन बीजेपी के लिए एक अवसर है। हम अपने 6 साल के कार्यकाल को लेकर जनता के बीच जाएंगे। सीएम ने बीजेपी सरकार के कार्यकाल की सराहना की है और कहा है कि हमने पारदर्शी शासन देने का प्रयास किया है और बहुत से सिस्टम को हमने ऑनलाइन भी किया है ताकि भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जा सके। कांग्रेस के लिए तो एक ये चुनौती है, हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है, ठीक है ना। तो हम इस अपॉर्चुनिटी का पूरा लाभ उठाएंगे और जो कुछ हमने पिछले 6 साल में किया है वो जनता के सामने हम रखेंगे। जनता के सामने है भी सही, जितनी पारदर्शिता से, जितना गुड गवर्नेंस से हम चीज़ों को दे रहे हैं, कांग्रेस ने तो आज तक ना पहले कभी दिया, ना किसी और प्रदेश में आज ये दे रही है। आखिर मुकाबला तो लोग हमारे पड़ोस के जो प्रदेश हैं, चाहे वो पंजाब है चाहे वो राजस्थान है, उसका हरियाणा के शासन व्यवस्था से वो करते ही हैं। और हरियाणा की शासन व्यवस्था का जो असर है वो बाकी लोग भी देखते हैं, इवन पंजाब और राजस्थान में भी। और अब खबर हिमाचल से है। कांगड़ा घाटी में जमकर बारिश हो रही है। आधी रात से ही लगातार यहां पर बारिश जारी है। मूसलाधार बारिश लगातार यहां पर हो रही है। मैदानी इलाकों में जलभराव का अंदेशा जताया जा रहा है। पहाड़ी इलाकों में ल्हासे गिरने की आशंका बढ़ गई है। किसानों बागवानों के लिए किसी आफत से कम नहीं है ये बारिश। नदी नाले भी इस बारिश के बाद उफान पर है। तो कांगड़ा घाटी से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर लगातार बारिश हो रही है। आधी रात से ही लगातार ये मूसलाधार बारिश जारी है। विचित्र शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं कांगड़ा से। विचित्र, आपसे अभी मौजूदा हालात के बारे में जानकारी जानना चाहूंगी। कुसुम, सबसे पहले तो मैं अहम बात बता देता हूं। अहम बात ये कि जब मानसून का मौसम है तो जाहिर सी बात है कि बारिश ना हो तो फिर मानसून काहे का। ऐसे में जो है, हालांकि कुछ दिन पहले आपको भी ज्ञात है और सारी पूरा हिमाचल प्रदेश जानता है कि मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया था कि 3-4 दिन जो है वो येलो अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट जारी किया था कि भारी बारिश की चेतावनी दी गई थी। लेकिन उन दिनों जो है वो बारिश नहीं हुई थी। लेकिन कहीं ना कहीं देवभूमि है और देवभूमि में आस्था देवी देवताओं पर ज्यादा होती है। आज चूंकि नागपंचमी है और लोगों की आस्था जो है इस बात पर और ज्यादा बढ़ गई है कि आज नागपंचमी के दिन जो है वो आधी रात से ही झमाझम जो बारिश हो रही है, बहुत मूसलाधार बारिश यहां पर हो रही है। यानी आज कांगड़ा घाटी पूर्व से लेकर पश्चिम, उत्तर से लेकर दक्षिण, यानी बड़ा भंगाल से लेकर इंदौरा और लाहड़ू से लेकर जो है वो बैजनाथ तक जो है वो बारिश से निहाल हो रही है। ये बड़ी बात है, बड़ी अहम बात है। लेकिन अगर इस बारिश की तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं, आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरें, अभी भी यहां पर बारिश हो रही है और आधी रात से, हालांकि अभी कुछ हद तक के लिए थोड़ी देर के लिए रुक गई है, लेकिन लगता नहीं है कि आज ये बारिश जो है वो रुकने वाली है, क्योंकि जिस तरह से ये बारिश हो रही है आज ये कहीं ना कहीं और ज्यादा स्थिति जो है वो बढ़ने वाली है। फिलहाल आप ये नाला देख सकते हैं जहां पर हम खड़े हैं। ये जो है ये गडप्पा नाला के नाम से जाना जाता है। ये धर्मशाला और शाहपुर के इलाकों से होकर गुजरता है और ये बहुत खतरनाक भी माना जाता है कई बार, ये जब ये रौद्र रूप धारण करता है। देखिए आप जैसे जिस तरह से लोग इसको लांघने की कोशिश कर रहे हैं, मैं तस्वीरों से भी दिखाने की कोशिश करूंगा। देखिए इस तरह से लोग जब यहाँ से गुजरते हैं तो कई बार इस नाले में जो है वो 2 महिलाएं और इससे पहले जो वो कई हादसे हो चुके हैं जो यहाँ से बह चुकी हैं। कुछ बड़ी गाड़ियां, बड़े वाहन जो है वो यहाँ से बहे हैं। इसलिए एहतियातन जो है वो जिला प्रशासन हमेशा ही अलर्ट जारी करता है कि आप जब ऐसी स्थिति होती है तो इन नदी नालों के करीब न जाएं। और आज भी कहीं ना कहीं ये जो है वो अब बढ़ रहा है। तो इससे ये जानकारी मिल रही है कि ऊपर यानी धौलीधार में जमकर जो है वो बारिश हो रही है। निचले इलाकों में तो बारिश हो ही रही है, लेकिन ऊपर के क्षेत्रों में जैसी ही बारिश होती है तो ये जो नदी नाले हैं वो भी रौद्र रूप धारण करना शुरू कर देते हैं। और आज आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि आज ये पहली बारिश है मानसून के इस सीजन की जो लगातार हो रही है। यानी जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि उत्तर से लेकर दक्षिण और पूर्व से लेकर पश्चिम पूरे कांगड़ा घाटी में इस तरह से ये बारिश हो रही है और ये नदी नाले जो है वो अपने उफान पर हैं। बहुत सारे ऐसे नदी नाले हैं। यहाँ पर पौंग डैम है, पौंग डैम झील है जो कि सबसे बड़ी झील है। जब वो उसमें जल भराव होता है तो यहाँ से लेकर राजस्थान तक स्थिति जो वो भयावह हो जाती है, दूसरे राज्यों के लिए भी स्थिति भयावह हो जाती है। तो इन तमाम सारी चीजों को देखते हुए जो है वो प्रशासन भी अलर्ट पर होता है। और आज चूंकि लगातार बारिश हो रही है तो आज जो है ये नदी नाले जब उफान पर होंगे तो ऐसे में वो जो झील है, जो पौंग डैम झील है, उसका जो जल भराव है वो भी ज्यादा बढ़ने, उसका जलस्तर जो है वो बढ़ने की पूरी आशंका जाहिर की जा रही है। और हाँ, रही दूसरी बात तो इसके
के जो ड्रॉबैक्स होते हैं जब ये बारिश होती है, तो उसमें जैसे कि मैदानी इलाकों में पानी के भराव की पूरी आशंका है। इसके साथ ही साथ जो है जिस तरह से किसानों की अगर बात की जाए तो है विजित, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। आपको इसके जरिए की अहम जानकारी भी दे दें कि इसके साथ ही प्रशासन ने ये चेतावनी दी है लोगों को कि अभी फिलहाल नदी नालों की तरफ ना जाएं, किसी भी तरह की जो है कोई हादसा हो सकता है, क्योंकि बारिश लगातार जारी है। इसी के मद्देनजर प्रशासन की तरफ से लोगों से अपील की गई है कि भारी बारिश के बीच नदी नालों से अपनी दूरी को बनाकर रखें। जींद में हैवान पिता ने 5 बच्चों को मार डाला। जींद मर्डर केस में सबसे चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि पिता ने ही 1 साल पहले की थी अपने बच्चों की हत्या। 2 बच्चों की हत्या की थी। लड़कों की हत्या करीब 2.5 साल पहले की थी, जिसमें 9 महीने की बच्ची को भी उसने मार डाला था। 15 जुलाई को 2 लड़कियों को नहर में फेंक दिया था। पंचायत में अपना जुर्म कबूल कर दिया, जिसके बाद पंचायत ने आरोपी पिता को पुलिस के हवाले कर दिया। पिछले दिनों 2 बच्चों की नहर से लाश मिली थी। बच्चों के पिता ने दोनों की हत्या की बात को कबूल किया है। पहले भी 3 बच्चों को मारने का खुलासा हुआ था। पंचायत ने हैवान पिता को पुलिस के हवाले कर दिया है। तांत्रिक के संपर्क में था बच्चों का कातिल पिता, जिसके बाद उसने अपने 5 बच्चों को बड़ी ही बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया, जिसके बाद अपना जुर्म कबूल किया। पंचायत में कबूला कि उसने ही अपने 5 बच्चों का मर्डर किया है, जिसके बाद पंचायत ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।